So next example 12th, discuss the continuity of the function defined by fx is equal to x plus 2 if x less than 0 minus x plus 2 if x greater than 0। तो इसकी भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस फंक्शन में भी हमारा फंक्शन डबल वैल्यू वाला फंक्शन है और यहाँ पर भी हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब हमें सभी नंबर्स पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर इसमें आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें एक माइनर चेंज है। क्या आप बता सकते हो? चलो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, इसमें यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन या लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। मतलब इन दोनों में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, देखो ये रहा, जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने एग्जांपल, जो भी हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसमें क्या था, लेस देन इक्वल टू। कई बार यहाँ पर भी होता है, कई बार यहाँ पर भी होता है, बट इसमें यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो इज इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो हम उसको अपने केस में भी नहीं लिखेंगे। देखो मैं आपको अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं वो करके बताता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, अब सी हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो केस 1 क्या बनेगा कि व्हेन लेट सी जो है वो लेस देन क्या है, 0। मतलब c क्या है, 0 से हमेशा कम है। ठीक है, जब भी डबल वैल्यू वाला फंक्शन होता है तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब c 0 से कम है तो उसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, x लेस देन 0 के लिए x प्लस 2। मतलब हमारा फंक्शन फिक्स हो गया, वो एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू c fx, और आपको पता है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू दे रहा है। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, x अप्रोचेज टू c, मतलब हम x को अप्रॉक्सीमेटली क्या फिल करेंगे, c। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, c प्लस 2। अब सिमिलरली अब हमें कहाँ पर चेक करना है, एग्जैक्टली c के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू c। तो आपको पता है fx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, c प्लस 2। x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, c। तो आपके सामने दोनों इक्वल है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब आपके सामने ही है कि लिमिट x अप्रोचेज टू c fx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f ऑफ c के। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0। मतलब जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो 0 से छोटे हैं, उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। सो अब हम अपने नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस सेकंड। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि x लेस देन 0 तो x प्लस 2, x ग्रेटर देन 0 तो माइनस x प्लस 2। तो हम क्या लिखेंगे, लेट c ग्रेटर देन 0। और अगर c ग्रेटर देन 0 है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, माइनस x प्लस 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन की सिंगल वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो सीधा लिख देंगे हम लिमिट x अप्रोचेज टू c fx। और आपको पता है कि आपकी fx की वैल्यू कितनी है, वो सिंगल वैल्यू फंक्शन है, माइनस x प्लस 2। और हमेशा की तरह हम यहाँ पर x को क्या फिल करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली c। तो कितना आंसर आ गया, माइनस c प्लस 2। अब सिमिलरली एट x इज इक्वल टू c पर एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर fx की वैल्यू कितनी है, माइनस x प्लस 2, तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस c प्लस 2। तो आपके सामने दोनों इक्वल हैं, तो आप यहाँ पर लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0। तो अब आपके सामने ही है हमारा फंक्शन लेस देन 0 के सभी पॉइंट्स पर भी क्या हो गया, कंटिन्यूस, और ग्रेटर देन 0 के सभी पॉइंट्स पर भी क्या हो गया, कंटिन्यूस। अब यहाँ पर जो हम थर्ड केस मोस्टली क्वेश्चंस में करते थे, वो केस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन ये था, ये वाला। यहाँ पर देखो हमने लास्ट क्वेश्चन ऐसा किया था, लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाली वैल्यू है, और इक्वल टू के लिए ये वाली वैल्यू है। मतलब हमारा फंक्शन एग्जैक्टली 1 पे भी डिफाइन था। अब ये जो हमारा फंक्शन है
ये एग्जैक्टली ज़ीरो पर, मतलब यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब उसकी कितनी वैल्यू आएगी वो हमें बताया ही नहीं गया। मतलब देखो हमें पता है कि एफ ऑफ वन का आंसर, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो एफ ऑफ वन मतलब ग्रेटर देन वन, तो कितना आंसर आएगा -1 + 2। आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला यूज़ करोगे, और अगर एफ ऑफ मैं -1 लिखूँ, आपको पता है ये लेस देन ज़ीरो, तो कितना आंसर आएगा -1 + 2, मतलब अगेन कितना आएगा 1। मतलब इस तरह से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर मैं पूछूं कि एफ ऑफ ज़ीरो, क्या आप मेरे को बता सकते हो कितना आंसर आएगा? इस अकॉर्डिंग आंसर देगा या इस अकॉर्डिंग आंसर देगा, कि यहाँ कोई डिफरेंट आंसर होगा? तो हम नहीं बता सकते। तो सिंस हमारा फंक्शन जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस, ये आपने एग्ज़ाम में नहीं लिखना, सिंस fx is not defined at x is equal to 0, therefore we can't discuss its case third। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें मैं केस थर्ड को क्यों डिस्कस नहीं कर रहा। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये जो फंक्शन है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो यहाँ से लेके मतलब -x + 2 मतलब ऐसी कुछ वैल्यू देगा और ऐसी कुछ वैल्यू देगा। इसका क्या मतलब है? ये नॉड है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉड, क्योंकि यहाँ पर गैप आ गया एक्चुअली। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम बिना पेन उठाए इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो गया? और अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा फंक्शन कहीं पर डिफाइन ही नहीं हो रहा, जैसे हम इस फंक्शन की बात करें। अब देखो आपको याद होगा हमने ऐसी एग्जाम्पल भी की थी, fx = 1/x, तो इसको मैंने कंटिन्यूस बोला था और यहाँ पर लिखा था x ≠ = 0। अब इसका भी ग्राफ जब बनाएंगे, मतलब प्लॉट करेंगे, तो उसको भी हम बिना पेन उठाए, मतलब पेन हमें उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये हमारे फंक्शन से बाहर है। सिमिलरली अब यहाँ इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है कि x = 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर गैप आ रहा है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ये पेपर में ग्राफ बनाने की ज़रूरत है। ये जस्ट मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर गैप आ भी गया, वो गैप क्यों आया है? क्योंकि हमारा फंक्शन वहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस at every point of its डोमेन। हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ की थी। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन, मतलब ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं था, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ पर इज इक्वल टू या यहाँ पर इज इक्वल टू होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम दो केस ही डिस्कस करेंगे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, या जो भी पॉइंट गिवन होगा। So next example 13th, discuss the continuity of the function given by fx is equal to x if x greater than equal to 0, x square if x less than 0। तो इसकी भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और हमेशा की तरह हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, जहाँ पर हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, या ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर ये लिखा हो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ पर 3 केस लगेंगे हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डबल वैल्यू दे रहा है, तो सी बी एनी रियल नंबर। अब C हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो केस 1। अब देखो केस 1 में क्या होगा, हम क्या सपोज करेंगे, आपको याद ही होंगे सारे स्टेप, C लेस देन 0। अब आपको पता है जब भी हमारा C लेस देन 0, मतलब x जब भी 0 से कम होगा, तो हमारा फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, वो कौन सी होगी? x स्क्वायर। और हमेशा की तरह हमारा फंक्शन क्या हो गया? सिंगल वैल्यूड। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो fx
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और हम अब एक्स को क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेटली सी, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास सी स्क्वायर। अब सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे, तो आप यहाँ पर फिल कर लो एक्स की जगह पर सी, तो कितना आंसर आएगा सी स्क्वायर। तो आपके सामने है दोनों क्या है इक्वल, तो क्या लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट सी लेस देन ज़ीरो, मतलब जीरो से सभी नंबर, ज़ीरो से छोटे सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अब सेकंड केस की बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बोला ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं, बस जस्ट आपको लिमिट्स और कंटिन्यूटी का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो अब सेकंड केस क्या होगा हमारा c ग्रेटर देन ज़ीरो, जब c ज़ीरो से बड़ा है। अब आपको पता है जब भी x हमारा ज़ीरो से बड़ा है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है x, तो अगेन हमारा फंक्शन क्या होगा सिंगल वैल्यूड, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू c, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x, और x को हम अप्रॉक्सीमेटली c फिल करेंगे, तो कितना आंसर आ गया c। तो लास्ट में एट x इज इक्वल टू c पर चेक करते हैं, f ऑफ c का आंसर कितना आएगा, x की जगह पर c फिल कर दो c, तो इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c, एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ c। सो अगेन ये दोनों इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैं दो केस डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं था तो हमने इज इक्वल टू वाला केस डिस्कस नहीं किया था। अब यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है तो हम केस थर्ड भी डिस्कस करेंगे। अब केस थर्ड में क्या करेंगे हम, लेट c एग्जैक्टली ज़ीरो। अब जो हमारा फंक्शन है वो डबल वैल्यू दे रहा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x अप्रोचेज टू c की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, तो क्या लिखेंगे ज़ीरो नेगेटिव। अब ज़ीरो नेगेटिव का क्या मतलब है आपको पता है कि x जो है ज़ीरो से किसी छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है। अगर ज़ीरो से छोटा x तो क्या फंक्शन वैल्यू देगा, x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब x को हम क्या करेंगे, h में चेंज करेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर h और उसका क्या है स्क्वायर। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो से किसी छोटे नंबर को। मैं ज़ीरो में से कुछ नंबर अगर छोटा सा माइनस करूँगा तो ज़ीरो से छोटा नंबर ही आएगा। तो आप अप्रोच करवा दो, अगर आप अप्रोच करवाओगे तो कितना आंसर आएगा ज़ीरो। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स। और जब भी हमारा x ज़ीरो प्लस का मतलब क्या है कि x ज़ीरो से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा है। और जब भी x की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है तो कितनी वैल्यू देता है फंक्शन हमारा x। तो यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, h अप्रोचेज टू ज़ीरो। x की जगह पर क्या लिखेंगे h, ज़ीरो यहाँ पर क्या प्लस h, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो से थोड़े से बड़े नंबर को। अब ज़ीरो में मैंने छोटा सा नंबर ऐड किया तो क्या बनेगा, ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो मैंने सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। तो आपके सामने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, इज इक्वल टू में आ गई, मतलब बराबर है दोनों। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब f ऑफ ज़ीरो। अब आपको पता है देखो जब भी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है फंक्शन की x की वैल्यू जब भी इज इक्वल टू ज़ीरो होती है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है x का मतलब क्या है ज़ीरो। तो आपके सामने है लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ ज़ीरो ये तीनों क्या आ गए इक्वल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आपके सामने है हमारा फंक्शन लेस देन ज़ीरो के लिए भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी कंटिन्यूस है और इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर f इज़
कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मतलब हमारा जो f है वो हर एक रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूस। आप ये भी लिख सकते हो f इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 14th, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, शो दैट एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में MCQ या 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा, f(x) इज इक्वल टू k। आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन आपको याद रखना होगा कि क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू x। वो सभी एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। अब शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब सबसे पहली बात, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसे बोलते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो सपोज आपको पता है कि मैंने इक्वेशन लिखी x+2, मतलब चलो ऐसा लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x+2, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन, मतलब यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 1। अब मैं और फंक्शन लिखता हूँ, सपोज मैं लिखूँ x² + 4। अब यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। मैं लिख देता हूँ डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पर डिग्री कितनी थी, 1। मतलब इसका नेम था लीनियर, इसका क्या नेम है, क्वाड्रेटिक, वो आपको पता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं x³ + x + 2, अब यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, आप बोलोगे सर 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो सिमिलरली ऐसे चलता रहता है। और देखो इसको हम क्वाड्रेटिक इसको हम लीनियर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक, इसको क्यूबिक। और सिमिलरली 4 पावर को भी कोई नेम देंगे, 5 को भी नेम देंगे। और इन कंबाइन सभी को क्या बोलते हैं, मतलब कि इन कंबाइन को सभी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो इसको मैं आपको और भी इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जैसे टाइगर के बाद एलिफेंट मान लो, फिर लॉयन, मतलब ये सबके अपने अलग अलग नेम हैं, टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, बट इन सभी को कंबाइन में हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स। इन सभी को हम मतलब कि जनरली यूज़ कर सकते हैं, ये सभी क्या हैं, एनिमल्स हैं। तो वैसे ही ये है, ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है, बट इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लिखेंगे ऐसे। देखो लेट f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको लिखना भी आना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखेंगे कैसे। तो अब कैसे लिखोगे, f(x) इज इक्वल टू a0 a1x a2x2 सो ऑन an xn। मतलब x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n। मैंने जनरली लिख दिया। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन है, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो सिमिलरली ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। n नेचुरल नंबर है और an 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो देखो अगर an नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, अगर देखो मान लो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कोई इक्वेशन लिखूँ, ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 1, चलो ऐसा करते हैं a0 a1x + a2x²। अब ये कौन सी इक्वेशन है, आप बोलोगे कि सर ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है x की, 2। और अगर a2 0 हो जाए, अगर a2 0 हो जाए इफ़, तो क्या आएगा, a1x 0 समथिंग 0। तो ये तो कौन सी इक्वेशन रहेगी, लीनियर इक्वेशन रहेगी, बट हम तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि a2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो सबसे बड़ी पावर के साथ कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जस्ट इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि इसको हम लिखते कैसे हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और an नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको ये भी लिख लेना आप कि जितने भी a हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स को। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये रियल नंबर्स ही होने चाहिए। चलो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखो ये तो होगी हमारे फंक्शन की एक्सप्लेनेशन की हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पर आपको वो समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो फिर वही बात, ये फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट सी बी एनी रियल नंबर।
अब c जो है हमने कोई सपोज कर लिया कि कोई भी रियल नंबर है, आर्बिट्ररी कोई भी हो सकता है। अब हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एक ही वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। x अप्रोचेस टू c f(x). और आपको पता है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a0 a1x a2x स्क्वायर an xn। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर सिंपली x की जगह पर हम अप्रॉक्सीमेटली c वैल्यू को फिल कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा, a0 a1c a2c स्क्वायर सो ऑन an cn। तो ये हमारी क्या है, लिमिट की वैल्यू। अब हम एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू सी, सेम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू सी। तो f(x) हमारे आपके सामने है, तो f(c) का आंसर कितना आएगा, a0 a1c a2c स्क्वायर सो ऑन an cn। तो आपके सामने ही है हमारी जो लिमिट थी, मतलब x अप्रोचेस टू c फंक्शन और f(c) दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब जो भी हमें फंक्शन गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। और ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चंस में, ये छोटे छोटे रिजल्ट एक्चुअली ये क्वेश्चंस में आपके यूज़ हो सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसको डिनोट कैसे करते हैं, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको इजी लैंग्वेज में। अब देखो, इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर किसे बोलते हैं। अब देखो, इंटीजर होते हैं फुल नंबर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब फुल नंबर। ठीक है जी, ये तो इंटीजर के बारे में हमको पता ही होगा। अब देखो, सपोज़ मैं यहाँ पर कोई नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 1 है, ये 2 है। तो मान लो मुझे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। 1.2 यहाँ पर कहीं पर होगा। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.2। इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बोलता हूँ, सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.2 के इक्वल है या उससे छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर हमें ढूंढना है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1.2 से छोटा इंटीजर। तो आप बोलोगे सर वो 1 भी है, वो 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, मतलब 1.2 की लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर हैं वो सभी इससे छोटे हैं। ठीक है, सिर्फ इंटीजर की बात करेंगे। उन्होंने बोला सबसे बड़ा इनमें से। अब देखो 1.2 से सबसे छोटे छोटे कौन कौन से हैं, देखो 1.2 से छोटे कौन से हैं, स्मॉलर इंटीजर देन 1.2। इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 भी है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है एंड सो ऑन। अब वो पूछ रहे हैं इनमें से सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज़ मुझे 1.6 का करना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो 1.6 का आंसर देंगे 2, ये गलत है। हमने क्या पढ़ना है इसको, ग्रेटेस्ट, इससे छोटा इंटीजर कौन कौन सा है। आप ये सोचा करो कि 1.6 से, देखो 1.6 यहाँ पर होगा, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, 1.6 से छोटा इंटीजर कौन होगा, 1 0 -1 -2, उनमें सबसे बड़ा कौन है, 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1।
और अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूं, आपने बस ये बात ध्यान रखनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का भी फाइंड करना हो, आपने हमेशा क्या करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर है उसको आपने देखना है। जैसे 1.6 के लेफ्ट में कौन है, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 1.9 तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। इसके हमने हमेशा लेफ्ट साइड में ही देखना है, वो कितना है, 1। अब एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज कोई नंबर है -2.5, ये यहाँ पर होगा -2.5। अब कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे -2, ये गलत है। आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, इससे पिछला इंटीजर कौन सा है, -3। बस आपने यही बात ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू वहाँ पर गिवन है उसके जस्ट हम लेफ़्ट साइड वाला इंटीजर चेक करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं 1 और 2। अगर मैं यहाँ पर 2 ही लिख दूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर ये खुद ही इंटीजर है तो इसके इक्वल कौन है, 2 ही है, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। अगर 1.9 आएगा, जैसे 1.9 आएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। 1.6 का आंसर कितना आएगा, 1। 2.6 का आंसर कितना आएगा, 2.6 यहाँ पर होगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 2। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो काम करता है। इस बात को आपने प्लीज़ बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, वो टफ इसलिए लगेगी क्योंकि अगर आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अगर आपको इसका मतलब समझ लग गया अच्छे से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है तो वो क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेगा। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। So next example 15th, find all the points of discontinuity of greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer x, where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो मैंने वहाँ यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। वो पूछ रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो यहाँ पर हमें सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट को डिस्कस करना है। अब ऐसा ही एग्जांपल हमने पहले भी किया था, तो उसमें भी यही था कि हमने जस्ट हर एक पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, मतलब प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चेंज है, यहाँ पर हम c को रियल नंबर नहीं सपोज कर सकते, तो यहाँ पर हम 2 पार्ट्स में चलेंगे। c भी एनी इंटीजर पर चेक करेंगे क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और दूसरी बात, दूसरे केस में हम सपोज करेंगे कि c कोई भी रियल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है बट रियल नंबर है। तो इस तरह से हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, आपने बड़ा ध्यान से समझना है। अब देखो सबसे पहले केस की बात करते हैं, केस 1। आपने इसको ध्यान से समझना प्लीज़, एनसीईआरटी में इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टफ, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट c बी एनी इंटीजर। मान लो कि c कोई भी इंटीजर है। अब c रियल नंबर नहीं है, c क्या है हमारा, इंटीजर। और इंटीजर के बारे में मैंने आपको वो स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीजर किसको बोलते हैं, -3 -2 -1, मतलब जो भी फुल नंबर्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 सभी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं, ठीक है जी। अब देखो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर सिंगल वैल्यूड है, बट यहाँ पर हम फिर भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये बात आपने प्लीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर सीधा हम कंसेप्ट वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो आप लिखो लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखो fx। तो एक बार पूरा करते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव, फिर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। अब इसको समझाने के लिए देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। अब c क्या है, इंटीजर है, मान लो ये c है। अब ये इंटीजर है। अब देखो जैसे अगर मैं नंबर लाइन पे यहाँ पे बनाऊँ, अब 1 कोई इंटीजर है। अब यहाँ ऐसा करो, आप मैं समझो 2 कोई इंटीजर है। अब 2 से पीछे वाला इंटीजर कौन सा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 1 क्योंकि ये 1 ही होता है। और इससे अगला इंटीजर कौन सा होगा, 2 + 1 यानी कि 3। आपको पता ही है कि 2 के आगे 3 होगा और 2 के पीछे 1 होगा। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही इसके पीछे कौन होगा, c - 1, और इससे आगे कौन होगा, c + 1। तो ये बात आपने प्लीज़ ध्यान में रखनी है, नंबर लाइन वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा वापस। अब आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, h अप्रोचेज टू 0। तो x को हम क्या लिखेंगे, c - h। c में देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, c से थोड़े से छोटे नंबर को,
सी से थोड़े से छोटे नंबर को। तो सी में से अगर मैं एच को माइनस करूँगा जो छोटा सा नंबर है, तो सी से थोड़ा सा छोटा नंबर ही हमारे पास आएगा, जो मैंने सही लिखा है। अब देखो यहाँ पर हम सीधा लिमिट अप्रोच नहीं करवा सकते, पहले हमें इसको इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर लिमिट अप्रोच करवाएंगे। अब देखो सी माइनस एच का मतलब क्या है, ये वाला नंबर। अब आप मेरे को बताओ, जैसे ये 2 है, ठीक है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। अब यहाँ पर कोई नंबर है, मान लो ये कौन सा होगा, 1.9। तो 1.9 का आंसर कितना आएगा, 1, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है। तो सिमिलरली सी माइनस एच का आंसर कितना आएगा, इससे पिछला इंटीजर, तो कितना आएगा, c-1। इसका आंसर कितना आएगा, c-1। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्रोच करवा ही नहीं सकते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा आंसर कितना आया, c-1। तो प्लीज़ मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव, हमने ये सपोज किया था कि c कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो c नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू लिख ली, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 c-h, मतलब c में से कुछ नंबर मैंने माइनस किया, ये c-h है। अब इसका पिछला इंटीजर कौन सा है, c-1, तो इसका आंसर कितना आएगा, c-1, ठीक है जी। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेज टू c प्लस फंक्शन। अब आपको पता है हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, h अप्रोचेज टू 0, तो क्या लिखेंगे, c प्लस h। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है, c से थोड़े से बड़े नंबर को, c प्लस का मतलब c से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब c में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, c से थोड़ा ज़्यादा नंबर। तो इसको भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सपोज ये c, आपको पता है यहाँ पर c+1 होगा और यहाँ पर c-1 होगा। अब हम कहाँ पर हैं, अब हम यहाँ पर हैं, मान लो ये c प्लस h है। अब फिर से हम सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, 2, ये 3, ये 1। अब हम यहाँ पर हैं, मान लो ये 2.1 है, 2.2 जो मर्जी लगा लो। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2.1 का, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन है, 2। तो इसके लेफ्ट साइड में कौन है, c, तो इसका आंसर कितना आएगा, c। अब क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया था, c-1। राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया हमारे पास, c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous at integral points। मतलब भी जब भी हम उसको इंटीजर पर चेक करेंगे कोई भी, तो वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। अब देखो हमारा केस सेकंड क्या होगा, देखो हमने इंटेग्रल पॉइंट्स पे चेक कर लिया कि अगर c की वैल्यू की इंटीजर है तो उस पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर। अब जैसा कि आपको पता है कि रियल नंबर्स में इंटीजर भी होते हैं, और इंटीजर्स में हम चेक कर चुके हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, मतलब वो इंटीजर नहीं होगा। c एक रियल नंबर तो होगा बट एक इंटीजर नहीं होगा। इसको अगर मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ, जैसे देखो ये इंटीजर्स हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखो 1 और 2 के बीच में काफ़ी नंबर्स होंगे, जैसे 1/2, 1/3, ये सभी क्या है, रियल नंबर, इसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये सभी भी क्या है, रियल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फुल नंबर्स हम चेक कर चुके हैं, वहाँ पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो हमारे पास ऐसे ही नंबर रह गए, ठीक है जी। अब अगर आपको ये बात समझ लग गई तो इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो जैसे मैं कोई भी नंबर लूँ 1 और 2 के बीच में, जैसे सपोज मान लो ये 1.5 है। अब 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और 1 के बीच, ठीक है जी। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 और 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा, 1, तो ये मैंने सही लिखा। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज 3, ये 4। अब ये कोई नंबर है सपोज 3.4। अब 3.4 भी जो है वो 4 और 3 के बीच में ही है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.4, 4, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 4 - 1, 4 - 1 कितना होगा, 3, तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। अब a कोई इंटीजर है, अगर a कोई इंटीजर है देन a - 1 इज आल्सो इंटीजर।
देखो अगर मान लो a की वैल्यू 3 है, 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 3 माइनस 1 भी किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। 3 माइनस 1 कितना होगा 2। इंटीजर में से अगर कुछ माइनस करोगे 1 को माइनस करोगे तो वो भी क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर। अब देखो ये सारा कुछ मैं क्यों लिख रहा हूँ, अब देखो हमें ऐसे नंबर सपोज करने हैं अब, क्योंकि इंटीजर तो नहीं हम ले सकते। अब ऐसा जो भी नंबर होगा वो हमेशा किसी दो इंटीजर के बीच में होगा। देखो 1.5 है तो वो 1 और 2 के बीच में है, 3.4 है वो 3 और 4 के बीच में है। अब सिमिलरली अगर मैं 5.6 लूँ तो वो 6 और 5 के बीच में होगा। अगर मैं 7 ऐसा करो 2 लूँ तो वो किसके बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में होगा। मतलब कोई भी जो ऐसा नंबर है वो हमेशा, मतलब जो इंटीजर फुल नंबर नहीं है वो हमेशा किसी दो इंटीजर के बीच में होगा। देखो 8, 8 माइनस 1, 6, 6 माइनस 1, 4, 4 माइनस 1, 2, 2 माइनस 1। तो सेम, तो हम कैसे लिखेंगे c को, अब जो c होगा वो a और हमेशा a माइनस 1 के बीच में होगा। तो यही बात मुझे मेन आपको समझानी थी, इसी पर हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है अब। ठीक है जी। अब देखो 2 और 2 माइनस 1, 4, 4 माइनस 1, a और a माइनस के 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने प्लीज़ ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है वो आपको समझ नहीं आएगी। अब देखो फंक्शन हमारा कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर हम h को इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या लिखेंगे, x की जगह पर c माइनस h। x किसको अप्रोच कर रहा है, c से छोटे नंबर को। अब c में से मैंने h को माइनस किया, मतलब c में से छोटा सा नंबर माइनस किया है, तो c से थोड़ा सा छोटा नंबर ही मेरे पास आएगा, तो मैंने सही लिखा है। अब देखो इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा c है, ये हमारा a है, मतलब इंटीजर है, और ये हमारा a माइनस 1। अब आपको पता है ये भी इंटीजर है, मैं यहाँ पर i लिख देता हूँ, ये भी इंटीजर है। ठीक है। अब देखो हम c माइनस h का आंसर, c माइनस h यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, c माइनस h। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि c माइनस h। अब c माइनस h एक इंटीजर तो नहीं है, ये तो हमें पक्का पता है, क्योंकि c एक रियल नंबर है, मतलब जो इंटीजर बिल्कुल नहीं है। अब c माइनस h भी एक रियल नंबर है, जो इंटीजर फुल नंबर नहीं है, वो किसी भी दो इंटीजर के बीच में है। अब c माइनस h के पिछले वाला इंटीजर कौन सा है, a माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा, a माइनस 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। कितनी वैल्यू आई, a माइनस 1। अब देखो इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 3.4 का आंसर कितना आएगा, देखो 3.4 का आंसर कितना आएगा 3, 1.5 का आंसर यहाँ पर कितना आएगा 1, हमेशा पिछला इंटीजर, तो इसका पिछला इंटीजर कौन सा है, a माइनस 1। अब देखो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर हम h को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम पूरे फंक्शन को h में चेंज करेंगे। तो x की जगह पर c, यहाँ पर क्या है प्लस h। तो इस तरह से हमने मतलब कि फंक्शन को h में चेंज कर लिया। अब इसको भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अगेन ये हमारा c है, ये हमारा a है, और ये हमारा a माइनस 1। तो हमेशा की तरह ये क्या है, हमारा इंटीजर, क्योंकि c एक रियल नंबर है जो कि किसी भी दो इंटीजर के बीच में है। अब c प्लस h यहाँ पर होगा। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, c से थोड़े से बड़े नंबर को। अब c मैंने छोटा सा नंबर ऐड कर दिया, तो c से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो ये c प्लस h है, तो c प्लस h इंटीजर तो नहीं है, वो हमें क्लियर पता ही है। अब c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा, आपको पता है इससे पिछला इंटीजर कौन है, a माइनस 1। अब फिर से रफ में आते हैं। अब देखो आपके सामने मैंने 3.4 का आंसर कितना लिखा था, 3। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लूँ 3.5, उसका आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 3। 3.6 का कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3, क्योंकि हमेशा हम पिछला इंटीजर देखते हैं। 3.9 का आंसर भी कितना आएगा। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो आपको पता है कि हमेशा पिछला इंटीजर, अगर मैं सीधे थोड़ा बड़ा नंबर भी ले लूँगा या छोटा नंबर भी लूँ, हमेशा मेरा आंसर कितना आएगा, a माइनस 1। तो क्लियरली हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस 1। मतलब अब हम क्या चेक करेंगे, एग्जैक्टली एट
x इज इक्वल टू सी। आपको पता है कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए अब हम लास्ट पॉइंट चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल टू सी। तो एट एक्स इक्वल टू सी, तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। अब आपको पता है कि सी आपका ऐसा है ए और ए माइनस वन के बीच में, और हमेशा की तरह ये पता है ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और सी तो पक्का इंटीजर है ही नहीं है। तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, आप खुद बताओगे कि ये इंटीजर नहीं, इससे पिछला इंटीजर कौन सा है, ए माइनस वन। अब देखो अगर कोई नंबर 1.5 उसका आंसर कितना आएगा 1, इसके बीच में कोई नंबर, देखो इंटीजर के बीच में कोई नंबर है उसका आंसर कितना आएगा, पिछला इंटीजर, तो इसका आंसर कितना आया ए माइनस वन। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट सी नेगेटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट सी प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ सी तीनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस है जो इंटीजर्स नहीं है। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब हमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स सभी ढूंढने हैं। अब देखो रियल नंबर्स जो इंटीजर नहीं है उस पर तो ये कंटिन्यूस है, ये किस पर डिसकंटिन्यूस था, इंटेग्रल पॉइंट्स के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो सभी इंटेग्रल पॉइंट्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज करता हूँ दोबारा से। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स को ढूंढना था। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें फंक्शन जो है हमारा वो सिंगल वैल्यू दे रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रहा है, तो यहाँ पर हमने ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ किया सिंगल वैल्यू वाले फंक्शन में। दूसरी बात कि यहाँ पर पहली बार हमने c को इंटीजर भी सपोज किया और एक रियल नंबर भी सपोज किया जो इंटीजर नहीं है। तो ये इसमें मेन चेंजेस थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत छोटी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको मैंने इतनी डिटेल में आपको समझाया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 16th, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है रैशनल फंक्शन की और यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, तो मतलब हम सी को कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट सपोज करके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब दूसरी बात कि रैशनल फंक्शन किसे बोलते हैं। अब देखो रैशनल फंक्शन करने से पहले अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो अब झट से बोलोगे सर p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन को कैसे लिखेंगे हम, px अपॉन qx। ये जस्ट नेम है, इसे डरना नहीं है। और qx जैसे यहाँ पर था नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। तो px/qx, अब px एंड qx क्या हैं, px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। मतलब अगर दो पॉलिनोमियल, अगर सिंपल सी लैंग्वेज आपको कहूँ कि अगर हम दो पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड कर दें तो वो जो थर्ड फंक्शन हमारे पास बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। तो इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। अब इसमें हम जितने भी हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए हैं उनके हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम लास्ट क्वेश्चंस के रिजल्ट यूज़ करेंगे। अब हमने आज एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 14, जिसमें हमने चेक किया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस, और मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया भी था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous at every point
ऑफ इट्स डोमेन। जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। अब देखो, हम जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। हम सीधा डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर हम बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका प्लस भी कंटिन्यूस होगा, उनका माइनस भी कंटिन्यूस होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगी और उनकी डिवाइड भी क्या होगी, कंटिन्यूस, प्रोवाइडेड g नॉट इक्वल टू 0। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर g 0 होगा तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, और अगर फंक्शन ही नहीं बनेगा तो उसको हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, देखो px भी कंटिन्यूस है, qx भी कंटिन्यूस है। अब ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इनकी डिवाइड मतलब देयरफॉर क्या लिखेंगे, px ओवर qx इज़ आल्सो कंटिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस होगा, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है qx नॉट इक्वल टू 0, जो यहाँ पर लिखा था प्रोवाइडेड कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है, पहले ही मेंशन है कि qx नॉट इक्वल टू 0, तभी रैशनल फंक्शन डिफाइन होगा। अब सिंस ये भी कंटिन्यूस है, देयरफॉर ये किसके इक्वल है, fx इज़ आल्सो कंटिन्यूस। और fx क्या है, रैशनल फंक्शन, देयरफॉर रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो ये इस तरह से हमने रैशनल फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 17th, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। मतलब हमें साइन एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करना है। सो लिख लेते हैं, साइन फंक्शन से आप सभी फैमिलियर हो, इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फंक्शन है। अब कंटिन्यूटी के लिए कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा कि साइन का हम जब भी टेबल बनाते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, मतलब साइन हमेशा डिफाइन होता है। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो हमने सी कोई भी रियल नंबर सपोज कर लिया। अब देखो हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी साइन एक्स। अब आपको पता है हम अप्रॉक्सीमेटली x को क्या फिल करेंगे, c, तो कितना आंसर आएगा, साइन c। एट x इक्वल टू c पर चेक करते हैं, तो f(x) की वैल्यू कितनी है, साइन x, तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, साइन c। तो क्लियरली दोनों क्या हैं, इक्वल। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) इज इक्वल टू f ऑफ c। ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो इसका क्या मतलब होगा, देयरफॉर साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया था पॉलिनोमियल फंक्शन वाला, कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमें याद रखना कि वो कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन हमें याद रखना कि वो कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन हमें याद रखना कि वो कंटिन्यूस है। सिमिलरली हमें ये भी याद रखेंगे कि साइन फंक्शन और कॉस, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कॉस फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। So next example 18th, prove that the function defined by f(x) is equal to tan x is a continuous function। मतलब हमें tan x को प्रूव करना है कि वो continuous function है। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता होता है कि tan x को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो कैसे प्लॉट होता है, और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि उस ग्राफ को तो हम बिना पेन उठाए बना ही नहीं सकते, तो वो कंटिन्यूस कैसे हो गया। मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखा देता हूँ। अब tan x को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि इसका ये जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर उठा के यहाँ से यहाँ तक, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो गया। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल करवाई थी, एग्जाम्पल नंबर 12। उसमें भी हमारा वो फंक्शन है वो 0 पे डिफाइन नहीं था, वहाँ पर नॉट थी, मतलब वहाँ पर गैप था,
बट उस फंक्शन को हमने कंटिन्यूस प्रूव किया था। तो सेम कंसेप्ट ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस ग्राफ को आपको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि उनको पता होता है कि tan ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा, तो उसको हम कंटिन्यूस कैसे बोल सकते हैं। तो उस वजह से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा बट ये कंटिन्यूस है। देखो कैसे। अब देखो मैं tan x को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो fx इज इक्वल टू tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वेयर cos x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो फिर tan x बनेगा नहीं, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब देखो cos जो है हमारा वो 90 पे क्या होता है 0। सिमिलरली cos जो है हमारा वो 270 पे क्या होता है 0। सिमिलरली 450 पे क्या होता है cos 0। आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसमें 180 ऐड करो 270 में 180 ऐड करो 450, तो हमेशा हमारा क्या cos क्या आएगा 0। इसको अब ऐसे लिख देखो 90 270 450। आपको पता है 90 को आप ऐसे लिख सकते हो π/2, इसको लिख सकते हो 3π/2, इसको लिख सकते हो 5π/2, तो ऐसे सोन चलता रहेगा। तो जनरली इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये कौन से नंबर है 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n + 1 π/2। n को 0 फिल करोगे तो π/2, 1 फिल करोगे तो 3π/2, 2 फिल करोगे तो 5π/2। तो इस तरह से चलते रहेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो cos x नॉट इक्वल टू 0, और ये भी लिख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो ये बात आपने प्लीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है। अब इससे आगे समझते हैं। अब देखो आपको पता है कि sin x, ये हमने अभी प्रूव किया है, sin x एंड cos x बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब दोनों क्या हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको पता है अलजेब्रा फंक्शंस में हमने किया था कि अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f/g, तो देयरफॉर sin x by cos x is also continuous where, जो यहाँ पर लिखा है कि प्रोवाइड कंटिन्यूस तब होगा जब इस g नॉट इक्वल टू 0 वेयर cos x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर cos 0 होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होगा, और अगर डिफाइन नहीं होगा तो उस पर हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो sin x by cos x किसको बोलते हैं tan x, तो tan x is also continuous where x not equal to 2n + 1 π/2, मतलब tan x is continuous at every point of its डोमेन। मतलब जहाँ जहाँ पर भी हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। और वैसे भी आपको पता होगा tan 90 नॉट डिफाइन होता है, और वही हमने लिखा है tan 270 भी नॉट डिफाइन होता है। जहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा तो वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। तो इस ग्राफ पे आपने नहीं जाना, वो जस्ट एक रफ आइडिया होता है आपको बताने का कि अगर हम बिना पेन उठाए, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंटिन्यूस फंक्शन को ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चाहे बिना पेन उठाए ग्राफ नहीं बन रहा, बट ये कंटिन्यूस है क्योंकि वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम कंटिन्यूटी भी चेक नहीं कर सकते। So next question 19th, show that the function hx is equal to sin x square is a continuous फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है hx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, इसको हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कंटिन्यूटी की जो सबसे पहली वीडियो थी, मतलब बेसिक्स वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था कंपोजिट फंक्शंस। तो उस कंपोजिट फंक्शंस के अंडर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, और उसमें मैंने प्रूव करवाया था कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार इसको दोबारा से करेंगे। अब देखो, कंपोजिट फंक्शंस को बेसिक वाली वीडियो में इंक्लूड करने का मतलब भी यही था कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब देखो, हमें कैसे पता लगेगा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये कंपोजिट फंक्शन से क्वेश्चन होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से करना है। अब देखो, यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन कैसा है, साइन एक्स स्क्वेयर।
अब मोस्टली हम जो भी फंक्शन को जानते हैं, जैसे हम किस फंक्शन को जानते हैं, जैसे हम साइन एक्स को जानते हैं कि साइन एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, हमें पता है कि साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली मैं एक्स स्क्वायर एक फंक्शन को भी जानता हूँ, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम जानते हैं, बट ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो देख के ही लग रहा है कि ये दो फंक्शंस को मिला के बनाया गया है। तो जब भी ऐसा कुछ भी लगे आपको कि कोई भी जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो दो फंक्शंस को मिक्स करके बनाया गया है, तो वहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब देखो ऐसा करते हैं, आपको पता है कि ये दो फंक्शन को मिक्स करके बनाया है, तो आप ऐसा कर लो, एफ एक्स को मान लो साइन एक्स, आप साइन एक्स को तो जानते ही हो, एंड दूसरा मैंने बोला था आपको जी एक्स, मान लो वो क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये क्या है, साइन एक्स, अब ये क्या है, जी एक्स। अब देखो, अब दूसरी बात आती है कि अब हम यहाँ पर फॉग लिखेंगे, एफ ऑफ जी लिखेंगे, या गॉफ लिखेंगे, जी ऑफ एफ। अब देखो यहाँ पर साइन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन बाहर है, एक्स स्क्वायर अंदर है। साइन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये अंदर होगा, ये बाहर होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी, मतलब जी देखो एफ के अंदर जी, जो मैंने बोला था कि ये फंक्शन अंदर होगा, ये बाहर होगा। अब देखो साइन, देखो हमारा जो फंक्शन है, देखो एफ, अगर यहाँ पर x है तो कैसे डील करता है, साइन x, अगर यहाँ पर 1 होगा तो साइन 1, 2 होगा तो साइन 2, अब यहाँ पर x है तो साइन x, अब यहाँ पर gx है तो साइन gx। इसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब gx की अपनी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो देख लो हम उसी फंक्शन पे आगे, यानी कि हम hx को f ऑफ g लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम अपने आगे आते हैं। अब देखो आपको पता है हमने अभी लेटेस्ट एग्जांपल में प्रूव किया था कि साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि ये छोटे छोटे रिजल्ट हम याद रखेंगे, आपने याद रखना है कि साइन, और अपनी तरफ से बता रहा हूँ कॉस, वो भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर। तो साइन एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर। अब सिमिलरली, अब यहाँ बिकॉज पालो, सिमिलरली जी एक्स, अब जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 2, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या हमेशा होता है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स आपके सामने ही है, ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है और जी एक्स भी कंटिन्यूस है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि आपको ये छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने हैं हमेशा, जैसे कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमेशा कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस, साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूस। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे रिजल्ट्स को याद रखना है, ये हमेशा हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब एफ एक्स भी कंटिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर और जी एक्स भी कंटिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर। अब हम लिखेंगे इफ़, देखो मैं लिख देता हूँ, थ्योरम क्या कहती है हमारी, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। अब ये कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, देन एफ ऑफ जी, मतलब इनका फॉग इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। मतलब इनका फॉग भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। देयरफॉर अगर फॉग भी कंटिन्यूस है, फॉग किसके इक्वल है, एच एक्स के, देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज की। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एच एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स उस सबका मॉड वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमें कंटिन्यूस प्रूव कराना है। अब देखो फंक्शन कैसा है। अब देखो ये हमारा फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स उस सबका मॉड। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट हमने ऐसा फंक्शन कोई नहीं देखा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें दो फंक्शन मिक्स किए गए हैं। एक तो ये अंदर वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स और उसके बाद फिर सबका मॉड, मतलब ये दो फंक्शंस को मिक्स किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन को हम कंपोजिट फंक्शन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ये फंक्शन है लेट एफ एक्स, एक बीच वाला फंक्शन है, इसको हम जानते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक और मॉड है, मतलब एक बाहर वाला भी मॉड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये दो फंक्शंस को मिलके बना हुआ है। हम चेक करेंगे अब ये फॉग बनेगा या गॉफ बनेगा। अब आप मेरे को बताओ ये क्या है, एफ एक्स ये अंदर है और ये क्या है, जी एक्स ये बाहर है। तो दैट मीन्स इसको हम जी ऑफ एफ लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो जी के अंदर एफ एक्स। अब g अपने x के साथ कैसे डील करता है कि वो क्या करता है कि x के आसपास मॉड, जैसे 1 डालेंगे तो 1 का मॉड, 2 डालेंगे 2 का मॉड, अगर fx डालेंगे तो fx का मॉड। और fx की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x और सारे का मॉड, यानी कि हमने सही लिखा है g ऑफ f। और g ऑफ f मतलब hx को हम लिख सकते हैं g ऑफ f इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x। तो मैंने सही लिखा है। अब देखो, अब बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये कंटिन्यूस कैसे है, आपको कैसे पता कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखो एफ एक्स को मैं लिखता हूँ, देखो एफ एक्स क्या था 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। अब ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। ये हम अपने एग्जांपल्स में प्रूव कर चुके हैं। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हों और उनको मैं ऐड करूं तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो मैं यहाँ पर चाहो तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब क्लियरली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, लीनियर फंक्शन, और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। और बीच में क्या हो रहा है, प्लस। ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस। लीनियर फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस, और ये क्या है, कंटिन्यूस। ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन को हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस। अब जी एक्स की बात करते हैं। अब जी एक्स क्या है, मॉड एक्स मतलब मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन तो आपको पता ही है, is always continuous at every real number। अब देखो फंक्शन एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो लिख दो बिकॉज एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर continuous at every real number, therefore इनका गॉफ मतलब f ऑफ g और g ऑफ f दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस। g ऑफ f इज आल्सो कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। और अगर जी ऑफ एफ कंटिन्यूस है, जी ऑफ एफ किसके इक्वल है, एच एक्स। देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज आल्सो
कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो आपके सामने ही है, कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। देखो दोबारा से करते हैं। देखो ये फंक्शन देखने में ही लग रहा था कि यहाँ पर दो फंक्शन मिक्स किए हुए हैं, मैंने इनको सेपरेट किया, दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूस थे। ये फंक्शन क्यों कंटिन्यूस था, कई बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये देखो लीनियर फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, दोनों को ऐड किया, दोनों कंटिन्यूस ही थे, और दोनों को ऐड भी करेंगे तो भी हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस, क्योंकि आपको पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करके हमेशा हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन ही आता है। तो अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो गॉफ भी या फॉग भी कंटिन्यूस होगा, और अगर गॉफ भी कंटिन्यूस है तो एच एक्स भी कंटिन्यूस है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.1 की सभी एग्जांपल्स को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपके लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बेसिक्स क्लियर हैं, और अगर आपने ये एग्जांपल्स को, सभी एग्जांपल्स को अच्छे से किया है, तो जब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।